हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा इकोनॉमिक्स का सीरीज चल रहा है उसका ये हमारा 7 पार्ट है। आई होप कि फ्रेंड्स इससे पहले आपने सारी वीडियोस को देख रखा होगा। टॉपिक वाइज जो हमारा ये सीरीज चल रहा है इसमें हर टॉपिक को कोशिश कर रहे हैं आपको बेसिक से लेकर के जो भी क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन सभी को कराने के। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जा करके देखिए और अच्छे तरीके से इकोनॉमिक्स को कवर करिए। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और रिकमेंड करूँगा कि इस वीडियो के साथ आखिरी तक बने रहिएगा क्योंकि क्वेश्चंस भी मैं लास्ट में पूछने वाला हूँ आपसे क्यूज के फॉर्मेट में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, 17th पीपीएससी एग्ज़ाम के लिए हमारे एप्लीकेशन पे जो भी कोर्सेज हैं वो चल रहा है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप जा कर के इस बैच को जस्ट ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि बहुत ही कम कीमत पर आपको 1 साल की वैलिडिटी के साथ सब कुछ मिल रहा है और इसमें आपको हर चीज़ में वो मिलेगा जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जाएंगे। तो प्री एग्ज़ाम्स को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं अच्छे तरीके से तो फिर ये बैच आप ही के लिए है। तो बिल्कुल देर नहीं करना है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया गया, जल्द से जल्द जाइए और अभी ज्वाइन कर लीजिए। देखिए आज का टॉपिक हमारा है मुद्रा एवं पूंजी बाजार। तो इससे जुड़ी जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मुद्रा वह वस्तु है जो विभिन्न क्षेत्रों में विनिमय के माध्यम स्थगित भुगतानों के मान मूल्य मापक तथा मूल्यों के संचयन के साधन के रूप में स्वीकार की जाती है, जिसे सरकारी संरक्षण प्राप्त होता है, उसे हम लोग मुद्रा कहते हैं। अब मुद्रा के भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखें आप, साख मुद्रा क्या है। तो इस मुद्रा का उपयोग व्यक्ति की साख पर निर्भर करता है जो कि विधिसम्मत नहीं होता है। इस प्रकार के मुद्रा को स्वीकार करना व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है, अर्थात बाध्यकारी नहीं होता है। इसके कुछ प्रचलित रूप हैं, जैसे चेक हो गया, विनिमय पत्र हो गया, बैंक ड्राफ्ट, हुंडी और प्रतिज्ञा पत्र। तो अगर आपसे पूछा जाए कि निम्नलिखित में से कौन सी जो मुद्रा का प्रकार है वो साख मुद्रा के अंतर्गत आता है, तो ये सब आप याद रखेंगे। चेक, विनिमय पत्र, बैंक ड्राफ्ट, ये सब इसके अंतर्गत आता है। एक होता है वैधानिक मुद्रा। इसका निर्गमन सरकार या फिर रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है जो एक विधान के अंतर्गत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम यहाँ पे पढ़ेंगे मुद्रा की तरलता। इसका तात्पर्य है कि मुद्रा में किया गया भुगतान बिना किसी हानि के वस्तु या फिर सेवा में परिवर्तित हो जाए, उसे तरलता कहते हैं। वैसे ये सब आप खुद से भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, पीडीएफ आपको दिया जाएगा। मुद्रा गुणक की बात करें तो यहाँ पे इसको इस तरह से देख सकते हैं कि 2 अनुपातों पर या 2 अनुपातों पर निर्भर करता है, करेंसी जमा अनुपात तथा आरक्षित निधि जमा अनुपात। तो ये कुछ निकालने का इसका फॉर्मूला है, तो ये हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है। रुपए का जो प्रतीक चिन्ह है ये हम जो भी देखते हैं रोमन और देवनागरी का ये मिश्रण होता है। इसकी रचना डॉक्टर उदय कुमार ने किया था, जो कि ये एक 2010 में ये जो कि बनाया था, इन्होंने प्रस्ताव रखा था, स्वीकार किया गया था जुलाई 2010 में, और ये आईआईटी बॉम्बे के छात्र थे। ठीक है, भारत अपने रुपए का अलग प्रतीक चिन्ह रखने वाला डॉलर, यूरो, जापानी येन, पाउंड के बाद विश्व में 5वां देश बन चुका है। तो 5वां देश ये ध्यान में रखेंगे। चक्रवर्ती कमेटी भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से संबंधित है, यानी चक्रवर्ती जो कमेटी है वो भारतीय मौद्रिक प्रणाली की पुनर्संरचना से संबंधित है। 1957 में भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली प्रचलित की गई थी। ये चीज़ याद रखिएगा कि 1 अप्रैल 1957 को दशमलव प्रणाली को अपनाया गया था, प्रचलन में आई थी। सबसे पहले फ्रांस की क्रांति के शुरुआती दिनों में ये दशमलव प्रणाली स्टार्ट किया गया था, राइट। और बाद में 1964 में नया पैसा स्टार्ट किया गया। तो ये हम आगे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेगा। तो फिलहाल जो चीज़ आपके सामने दी जा रही है उस पर आप नज़र डालिए। अब कृत्रिम मुद्रा क्या होता है? देखिए, कृत्रिम मुद्रा ऐसी मुद्रा होती है जो चलन में नहीं होती है किंतु लेखांकन में प्रयोग की जाती है, जैसे एसडीआर। एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये जो होता है वो आईएमएफ की मुद्रा है। ठीक है, आईएमएफ की मुद्रा है, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी जो फंड है उसकी मुद्रा है एसडीआर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कई बार पूछा भी गया कि एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, राइट। तो 1970 से 71 में भारत ने मुद्रा आपूर्ति की माप के लिए M1, M2, M3 तथा M4 का प्रयोग किया गया। M1 के अंतर्गत लोगों के पास नगद मुद्रा, बैंकों के पास मांग जमाएं तथा रिजर्व बैंक के पास अन्य जमाएं शामिल की जाती है। M2 की गणना के लिए M1 में डाकघरों के पास बचत बैंक में जमाएं
जोड़ी जाती है। इसी तरह से आप यहाँ पे सभी चीज़ों को देख सकते हैं। M3 ज्ञात करने के लिए M1 में बैंकों की सावधि जमाएं जोड़ दी जाती है। M4 मुद्रा आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप है, यानी ये चीज़ याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि M4 मुद्रा जो है वो आपूर्ति का सबसे विस्तृत माप है। इसमें M3 के साथ साथ डाकघरों की समस्त बीमाएँ शामिल समस्त जो जमाएँ हैं वो शामिल की जाती है। सॉफ्ट करेंसी क्या होता है? सॉफ्ट करेंसी होता है कि वह मुद्रा जिसका आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी भी कराया था। सॉफ्ट मुद्रा ध्यान रखिएगा कि जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। 1 रुपये का नोट तथा सिक्के का निर्गमन वित्त मंत्रालय यानी भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, यानी RBI इसको जारी नहीं करता है। इसके अलावा ऊपर के जो भी नोट है, जैसे 2 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये पहले थे, अब तो फिलहाल नहीं है, 5 रुपये, 10 रुपये, जितने भी अभी नोट आप देखते हैं वो RBI जारी करता है। लेकिन 1 रुपये का जो नोट है और सिक्का है वो वित्त मंत्रालय भारत सरकार जारी करता है। करेंसी नोट यानी 5, 10, 20, 50, 500 और 2000 का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। रुपया भारत के अलावा इंडोनेशिया, मॉरिशस, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के भी करेंसी है, यानी तो थोड़ा सा अलग होता है, कहीं रुपया कहते हैं, कहीं रुपया कहा जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। संक्रमण की अवधि के दौरान भारत ने पूर्ववर्ती समय की मुद्रा प्रणाली और मुद्रा एवं सिक्कों को जारी रखा, जहां पाकिस्तान ने, यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पाकिस्तान ने सिक्कों की नई श्रृंखलाएं 1948 में और नोटों की श्रृंखलाएं 1949 में शुरू की। वहीं भारत ने अपने विशेष सिक्के 15 अगस्त 1950 को जारी किए थे। देश की पहली नोट छापने वाली जो फैक्ट्री है वो नासिक में 1926 में स्थापित की गई थी और वह 1928 से नोट छाप रही है। इसके बाद 1975 में धावोस में, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश में दूसरी लगा था धावोस में, और उसके बाद 1999 में मैसूर में तीसरी और 2000 में सालबोनी पश्चिम बंगाल, ये ध्यान रखिएगा सालबोनी कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में चौथी नोट छापने वाली प्रेस की स्थापना की गई थी। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है कि कौन सा जो प्रेस है वो कहाँ स्थित है। अधिकतर सालबोनी पूछा गया, दावोस पूछा था, नासिक तो पता ही है महाराष्ट्र में, और ये सालबोनी हमेशा पूछा जाता है, तो इसको याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में। पूंजी बाजार क्या होता है? तो किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास का सबसे बड़ा साधन पूंजी बाजार ही होता है। यह संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराता है, ठीक है। गिल्ड बाजार क्या होता है? गिल्ड बाजार सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। गिल्ड एंड जो बाजार है सरकारी प्रतिभूतियों के बाजार से संबंधित है। भारत में सर्वप्रथम 1917 में ट्रेजरी बिल्स निर्गत किया गया था, और ये कौन निर्गत करता है? RBI करता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट एक संस्थानीकृत वित्तीय संगठन है जहां पर प्रतिभूति बाजार के संगठकों जैसे शेयर, बॉन्ड, डिबेंचर्स आदि की क्रय विक्रय की जाती है। तो शेयर मार्केट आपको पता ही है, स्टॉक मार्केट। अब देखिए यहाँ पे भारत में जो मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है वो कौन कौन से हैं? तो राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज मुंबई महाराष्ट्र में, उसके बाद पुणे वाला तो पुणे में है, यहाँ पे अहमदाबाद ध्यान रखिए, सौराष्ट्र कच्छ जो स्टॉक एक्सचेंज हो जाता है। तो ये सब जो नाम से तो क्लियर हो ही जा रहा है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज आपको बस याद रखना है। इसके बाद देखिए सब कुछ वैसे के वैसे ही हैं जो आपको बताया जा रहा है, जैसे कि मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में पड़ता है, और बाकी आप जो मुंबई स्टॉक एक्सचेंज है वो मुंबई में। ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, तो ये भी आपका मुंबई में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड क्या है, तो ये इंपॉर्टेंट है। सेबी भारत की प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है, यानी जो सेबी है वो भारत में प्रतिभूति और वित्त नियामक बोर्ड है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1992 के तहत 12 अप्रैल 1992 में हुई, यानी वैधानिक रूप से अगर बात किया जाए तो इसको 1992 में स्थापित किया जाता है। वैसे 88 माना जाता है, लेकिन अगर अधिनियम के तहत देखा जाए तो संवैधानिक इसकी जो मान्यता प्राप्त हुई वो 12 अप्रैल 1992 को हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में। सेबी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो प्रतिभूति बाजार का विनियमन करना, निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना, म्यूचुअल फंड्स की पंजीकरण, प्रतिभूति व्यापक से जुड़े संगठनों के कार्यकलापों का निरीक्षण करना, उनका पंजीकरण एवं उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना। तो ये सब के सब सेबी के काम है। तो कथन के फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाया जा सकता है कि सेबी का कार्य निम्नलिखित में से कौन नहीं है, या फिर कौन से कार्य हैं। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे प्रसिद्ध बाजारों के मुख्य जो शेयर सूचकांक है वो देखते हैं।
जैसे सूचकांक और उनका देश। डॉलेक्स जो है सेंसेक्स है, और S&P, CNX, निफ्टी 50, ये बैंकेक्स जो है, ये सब के सब मुंबई भारत में स्थित है। ठीक है, ज़्यादातर इसमें पूछा जाता है आपका कौन, तो सेंसेक्स, और आपने कई बार ये सुना भी है नाम सेंसेक्स, तो ये ध्यान रखिएगा। डो जोन्स की बात करें तो डो जोन्स आपका न्यूयॉर्क यानी USA न्यूयॉर्क में पड़ता है। निक्की जो है वो टोक्यो में, यानी जापान का ही टोक्यो। मिडडेक्स फ्रैंकफर्ट जर्मनी, मिडडेक्स है फ्रैंकफर्ट है, ये दोनों आपका कहाँ का शेयर सूचकांक है, जर्मनी का। संघाई कॉम चीन का हो गया। नैस्डैक की बात करें तो ये एकदम वी है, हमेशा पूछा जाता रहता है। नैस्डॉक ये आपका USA, इसको भी याद रखिएगा USA। इसके बाद आता है S&P जो है ये आपका कनाडा से संबंधित होता है। बोवेस्पा जो है याद रखिएगा, बोवेस्पा ब्राज़ील से। मिबिटेल इटली का है, मिबिटेल कहाँ का है, तो इटली का है। IPC मैक्सिको, और हांगसेन नाम से ही क्लियर होगा, हांगसेन जो कि हांगकांग का है। और सीमेक्स और स्टेट्स टाइम्स और सीमेक्स जो है ये बस सिंगापुर का। कोस्पी याद रखना है, कोस्पी आपका कोरिया का हो जाता है। सेट थाईलैंड, और तेन ताइवान का। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद आता है हमारा, देखिए वायदा बाजार क्या होता है। तो वायदा बाजार यानी फ्यूचर्स मार्केट जो है वो ऑनलाइन माध्यमों से विभिन्न वायदा बाजार या फिर जिन्सों जैसे गेहूँ, चावल, तिलहन, दलहन, तेल आदि का व्यापार होता है का भविष्य में लाभ के आधार पर व्यापार करने वाले बाजार को वायदा बाजार या फिर कम्युनिटी फीचर्स मार्केट के रूप में जानते हैं। अब देखिए SLR का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, सर्वाधिक तरलता अनुपात। ठीक है, शब्दावली शब्दावली जो है उस क्रिया विधि को इंगित करती है जिसके माध्यम से वाणिज्य बैंक सरकार को उधार देती है। ठीक है, यानी वाणिज्य जो बैंक है वो सरकार को उधार देती है। प्रधान उधारी दर को RBI द्वारा निर्धारित किया जाता है। PLR कौन निर्धारित करता है, तो RBI निर्धारित करता है। अब एक वर्ड यहाँ पे याद रखिएगा, एक्चुअरीज जो वर्ड है यानी बीमा क्षेत्र से संबंधित है। ये प्रश्न हमेशा पूछा गया है, बीमा क्षेत्र से संबंधित है। एक्चुअरीज का संबंध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से, यानी एक ऐसा एक्सपर्ट होता है जो कि आपको बताता है कि क्या होने वाला है, मतलब उसको अच्छे से ज्ञान होता है, तो उसी को कहा जाता है बीमा क्षेत्र से संबंधित है वो। एक्चुअरीज का संबंध भविष्य की अनिश्चित घटनाओं के वित्तीय प्रभाव के आकलन से होता है। बुल एंड बियर आपने नाम सुना होगा, पेपर में भी पूछा जाता है, इसका संबंध किससे, तो शेयर बाजार के शब्द हैं। ठीक है, शेयर बाजार के शब्द हैं बुल एंड बियर, जिनका अर्थ होता है तेजड़िया और मंदड़िया। यानी ध्यान दीजिएगा, बुल का मतलब तेजड़िया जब ऊपर चढ़ता है, बियर मतलब मंदड़िया जब नीचे रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस तरह से यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि जो व्यक्ति शेयर की कीमत बढ़ाना चाहता है उसे तेजड़िया कहते हैं, और जो व्यक्ति शेयर की कीमत गिराने की आशा करता है उसे मंदड़िया कहा जाता है। यानी बुल्स एंड बियर, तेजड़िया और मंदड़िया, तो याद रखना है। वर्ष 2015 तक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के ग्रीनेक्स सूचकांक 25 कंपनियां थीं। ये उतना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बॉम्बे शेयर सूचकांक दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है, तो ये याद रखना है कहाँ स्थित है, दलाल स्ट्रीट मुंबई में। 28 सितंबर 2015 को वायदा बाजार आयोग का सेबी में विलय कर दिया गया। तो देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, पूछा जाएगा कि वायदा बाजार आयोग का कब सेबी में विलय कर दिया गया था, तो 28 सितंबर 2015 को। तो 2015 बस याद रखिए, इतना काम चल जाएगा। हिस्ट्री वाले जो डेट हैं वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर बाकी के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आप इस भी याद रखोगे काम चलेगा। भारत का पहला संगठित वायदा जो बाजार है 1875 ईस्वी में मुंबई में खुला था, जिसका नाम बॉम्बे कॉटन एंड ट्रेड एसोसिएशन था। विश्व का पहला संगठित शेयर बाजार एम्स्टर्डम 1602 में नीदरलैंड में स्थापित हुआ था। यानी विश्व का पहला जो शेयर बाजार था वो एम्स्टर्डम, नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में 1602 ईस्वी में स्थापित किया गया था। तो ये सब कुछ आपको अच्छे से याद रखना है। देखिए बाकी तो कुछ नहीं है, आप पढ़ना चाहें तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। LIC जो कि 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, तो ये थोड़ा सा याद रखना है। LIC के 8 क्षेत्रीय कार्यालय यहाँ पे आप देख पाएंगे कि LIC के 8 क्षेत्रीय कार्यालय है कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, हैदराबाद, कानपुर और भोपाल में। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको GIC कहते हैं, इसका भारत सरकार ने नवंबर 1972 ईस्वी में भारतीय साधारण बीमा निगम के नाम से एक सरकारी कंपनी की स्थापना की, जिसे बाद में हम लोग 4 साधारण कंपनियों में बांट दिया गया था। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस LIC आप इसका गठन याद रखिए 1956 में। ठीक है फ्रेंड्स। और
बस यहाँ तक ही समाप्त होता है। अब हम चलिए बात करेंगे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, मुद्रा और पूंजी बाजार हम बात कर रहे थे, तो इनसे जुड़े हुए जो भी इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये हमारा पार्ट 1 था। इसके एमसीक्यू हम और भी लाएंगे क्योंकि बहुत सारे एमसीक्यू यहाँ से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये कि मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है। तो मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है, ऊपर में बताया गया आरबीआई ही इसका निर्माण करता है, लागू करता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की थी। जितने भी प्रश्न यहाँ पे है वो अलग अलग एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, बार बार रिविजन्स करते रहिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, क्रॉमर। ठीक है, क्रॉमर ऑप्शन सी को टिक करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है। तो ऑप्शन सी बन जाएगा, मुद्रा व्यापार सहयोग विधि। ठीक है, मुद्रा व्यापार सहयोग विधि ऑप्शन सी को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि मुद्रा व्यापार सहयोग निधि जो है वो भारतीय मुद्रा का अंग नहीं है। यह बंदरगाह सुरक्षा बढ़ाने और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी और आतंकवाद वित्त पोषण प्रयासों से निपटने के लिए विकासशील सदस्य देशों को एडीबी तकनीकी सहायता का समर्थन करती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि मुद्रा का दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया। यानी पहले दशमलव प्रणाली था, जब इसको बदल दिया गया, प्रचलित कर दिया गया नया पैसा के साथ, तो ये कब हुआ था। तो दशमलव प्रणाली तो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1957 से, लेकिन यहाँ पे नया पैसा की बात की जा रही है तो 1 जून 1964 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि ग्रेसम का नियम, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है। तो ग्रेसम का नियम का संबंध हो जाता है मुद्रा के प्रचलन से, ऑप्शन सी, मुद्रा के प्रचलन से, सी को टिक करना है। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी। किस बैंक ने सर्वप्रथम चीन में अपनी शाखा खोली थी। तो ध्यान दीजिएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो सबसे पहला बैंक बना जो कि चीन में अपना शाखा खोला था, यानी भारतीय बैंक के रूप में देखा जाए तो एसबीआई है। 2006 में, ये भी याद रख लीजिए कि 2006 में सबसे पहली शाखा इन्होंने संघाई में खोला। ठीक है, संघाई में खोला, लेकिन उसके कुछ वर्ष के बाद 2013 में इन्होंने एसबीआई ने दूसरा बैंक शाखा खोला अपना चीन में, उत्तरी बंदरगाह शहर जिसका नाम था तियानजिन में इन्होंने दूसरी शाखा खोली थी। और साथ ही साथ ये भी याद रखिए, अगर ऑप्शंस में आईसीआईसीआई बैंक दिखे तो वो भी आईसीआईसीआई बैंक ने भी अपनी शाखा चीन में खोली थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट आता है कि विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है, विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है। तो ऐसे शेयर जिन पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्वसनीय प्रतिभूतियों से तात्पर्य है कि ऐसे शेयर जिस पर लगातार ऊंची दर का लाभ हो। बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर वह दर है जिस पर, बैंक दर देखिए ध्यान दीजिएगा कि आरबीआई जो है वो वाणिज्य बैंकों को उधार देता है, जब वापस लेता है तो उससे कहते हैं हम लोग रिवर्स रेपो दर, लेकिन जब देता है तो सिर्फ और सिर्फ बैंक दर के अकॉर्डिंग वाणिज्य बैंकों को देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्न पर विचार कीजिए, 4 पॉइंट से बताना है कि बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम क्या है। तो देखिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 रख सकते हैं। सेकंड आता है हमारा सिडबी जो कि 1990 में हुआ। थर्ड पॉइंट नबार्ड, नबार्ड की स्थापना हम जानते हैं 1900 हमारा 82 आपको टिक कर लेना। और चौथा पॉइंट आ जाता है भारतीय स्टेट बैंक जो कि 1955। ठीक है, एसबीआई 1955। अब अगर हम क्रम से सजाएं तो सबसे पहले 4 आएगा, 4 के बाद देखेंगे तो 1, उसके बाद 3 और 2, यानी 4 1 3 2, 4 1 3 2। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, राइट। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। तो यह सभी प्रकार के करेंसी नोटों को जारी करता है। पहला पॉइंट ही गलत है, क्योंकि सभी प्रकार के नोट नहीं, 1 रुपये और 1 रुपये के सिक्के जो है ये जारी नहीं करता, ये भारत सरकार वित्त सचिव के द्वारा जारी किया था, तो ये पॉइंट हमारा गलत हो जाता है। 1 रुपये के अलावा बाकी सब इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है कि बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर, बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों के बिलों की पुनर्कटौती करता है। ठीक है, ऑप्शन डी सेम वही क्वेश्चन जो ऊपर में हमने देखा था।
भूमि विकास बैंक, जिसको हम लोग लैंड डेवलपमेंट बैंक एलडीबी के नाम से भी जानते हैं, इसका कार्य सत्य है। कौन सा कार्य सत्य है? तो भूमि विकास बैंक जो है वो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है, कृषकों को उपलब्ध कराना इसका मेन कार्य है। ठीक है, दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराता है। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? 2016 में ये हमने देख चुका, तो ऑप्शन बी, विमुद्रीकरण। ठीक है, विमुद्रीकरण। बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है? बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता कौन है? तो जेबीसी के रूप में हम जानते हैं। ये सब क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो देखिए, मुद्रा का कार्य नहीं है, हम जानते हैं कि मूल्य का स्थिरीकरण मुद्रा का कार्य नहीं हो सकता, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बढ़ता घटता मुद्रा का अब तो फिलहाल बढ़ ही रहा है। नेक्स्ट है कि भारत में मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय माप क्या है? मुद्रास्फीति मापने का सबसे लोकप्रिय जो माप है, थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी, थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट आता है कि नैस्डैक किस देश के शेयर सूचकांक है? नैस्डैक जो है वो किस देश का शेयर सूचकांक है? तो ये आपका हो जाएगा न्यूयॉर्क, यूएसए। ठीक है, कोरिया का कोस्पी हमने देखा था, और यहाँ पे क्या देखा था हमने, सिंगापुर का जैसे कि आपका होता है स्टेट्स टाइम्स भी होता है, जापान निक्की टोक्यो जो है। तो फिलहाल यहाँ पे करेक्ट आंसर न्यूयॉर्क आपका बन जाता है। अगला प्रश्न आता है कि एक्सेचुरीज क्या होता है? एक्चुरीज जो है वो शब्द क्या है? तो हमने देखा था ना कि ये बीमा से संबंधित है, तो ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। यहाँ पे आप पढ़ना चाहे तो अच्छे से पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर में बताया था। नेक्स्ट आता है कि ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे क्या कहते हैं? एक ऐसी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है, उसे हम लोग हॉट मनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हॉट मनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट की भूमि विकास बैंक भाग है। भूमि विकास बैंक किसका भाग है? तो भूमि विकास बैंक सहकारी साख संरचना का, सहकारी साख संरचना का, ऑप्शन डी। भारत में मुद्रा संबंधी नोटों का निर्गमन प्रणाली आधारित है, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में तो बहुत बार पूछा जाता है। मुद्रा संबंधी नोटों की निर्गमन प्रणाली जो है वो निम्नतम कोष आरक्षण प्रणाली पर आधारित होता है, निम्नतम कोष प्रणाली, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा बैंक कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है? कृषि हेतु दीर्घकालीन ऋण देता है, और भूमि विकास बैंक जो है इसी को हम लोग अब नया नाम नाबार्ड के नाम से भी जानते हैं। तो पहले ये भूमि विकास बैंक के नाम से जाना जाता था, ऑप्शन डी हो जाएगा। हवाला क्या है? हवाला क्या होता है? तो विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार को हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं हवाला, ऑप्शन ए। बुल एंड बियर किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो बुल एंड बियर जो शब्द है वो किस क्षेत्र से जुड़े हैं, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, शेयर बाज़ार, ऑप्शन सी। ठीक है, शेयर बाज़ार। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नाबार्ड पुनर्वित्त प्रदान करता है। नाबार्ड जो है पुनर्वित्त प्रदान करता है किसको? तो कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, ऑप्शन ए। यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि नाबार्ड, जिसको हम लोग नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, शिवरामन समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसकी स्थापना का मकसद है विकास, सहायता और गरीबी में कमी लाना था। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिए 2 पॉइंट्स दिया गया, दोनों को पढ़ेंगे तो बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहला पॉइंट है कि गोरेवाला समिति की संस्कृति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई की स्थापना किया गया, बिल्कुल सही है। 6 वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ था, ये भी बिल्कुल सही है। पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ था, ये याद रखना है, और दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को हुआ। तो दोनों के दोनों कथन सही है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है? तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको बताना है कि भारत में कौन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। तो देखिए फ्रेंड्स, जनरली हम जानते हैं कि भारत में 7 प्रकार की क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्रिसिल, केयर और इकरा, ये सभी के सभी होगा, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। यहाँ पे मैंने नोट थोड़ा सा लिख रखा है, जैसे भारत में कुल 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ, क्रिसिल, केयर, इकरा हो गया, एसमेरिया हो गया, SMREA। बाकी यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ब्रिक वर्क रेटिंग, इंडिया रेटिंग एंड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड, इन्फो मैट्रिक्स वैल्यूएशन एंड रेटिंग प्राइवेट लिमिटेड,
कुल मिलाकर के 7 रेटिंग एजेंसियाँ हैं। ठीक है। गिल्ड एंड बाज़ार में विपणन संबंधित है। गिल्ड एंड बाज़ार में गिल्ड एंड एज जो होता है, गिल्ड एंड एज में विपणन संबंधित है सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन सी। भारत का सर्वाधिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? भारत का सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक के रूप में हम लोग जानते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही सबसे बड़ा वाणिज्य बैंक होता है। ठीक है। अब यहाँ पे आप ये मत कह देना कि स्टेट बैंक ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो गलत हो जाएगा। गिल्ड आधारित बाजार के मायने क्या है? गिल्ड एंड एज जो है वो दोनों का मतलब हम यहाँ पे कहेंगे कि सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, ऑप्शन बी। भारत में ट्रेजरी बिल बेचे जाते हैं। स्टार्टिंग में हमने थ्योरी जब देखा तो उसमें ये चीज़ मेंशन था कि ट्रेजरी जो बिल है वो बेचे जाते हैं, किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो आरबीआई के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा? तो अभी जो हमने वाणिज्य बैंक के बारे में डिस्कस किया वही चीज़ यहाँ पे फिर से आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आता है कि मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? मुद्रा संकुचन का कारण क्या होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुद्रा संकुचन का कारण अगर हम देखें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। तो ये हमारा सही आंसर निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखिए, हमने मुद्रा और पूंजी बाजार से रिलेटेड ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने एमसीक्यू डिस्कस किया। थ्योरी तो अब नहीं है, थ्योरी जो था हमने बात कर लिया। अब इससे जुड़ी बहुत सारे एमसीक्यू आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका हम लोग 2 पार्ट और लाएंगे। ठीक है, ताकि बहुत सारे एमसीक्यू आपको कवर करने को मिले। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलते चलते क्यूज के फॉर्मेट में मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ लेता हूं। जैसे पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है, ये किसने कहा था? आप नीचे कमेंट करके बताइए। देखते हैं कितने ध्यान से आपने सुना है। एमसीक्यू तो सब भी लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आप खुद से बताना कि मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है किसने कहा था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी? भारत में कितनी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियाँ हैं? और लास्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ठीक है, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करिए। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।